Good morning, good afternoon, good evening, whenever you're watching this video. This is Priya God, and we are back again with another video related to customs. In the last video, we have discussed the basic concepts related to customs. But in this particular video, we are going to go one step ahead and discuss about the levy and circumstances under which customs duty is payable. So let's get started. So now that we move forward towards levy and exemptions, we have to consider three stages of imposition of tax and duties. इन तीन stages के अंदर हमारे tax और duties impose की जाती है. The first one being levy, second one being assessment, and the third one being collection. So as you can see on your screens, levy is the stage where declaration of liability is made. मतलब हम बता देंगे कि कुछ event हुआ है जिसकी वजह से लाइबिलिटी बनती है और उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं, और ये भी बताएंगे कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर हमने ये चार्ज किया है. इट मीन्स दैट वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी फॉर विच द चार्ज इज मेड. अब हमको ये तो पता है कि इस पर्टिकुलर इवेंट की वजह से एंड इस पर्टिकुलर गुड्स की वजह से या प्रॉपर्टी की वजह से हमको कस्टम ड्यूटी भरनी है, बट कस्टम ड्यूटी कितनी भरनी है दैट विल बी अ मैटर ऑफ असेसमेंट. मतलब क्या हो गया कि अब हमको जब पता चल गया है कि हमको पे करना है तो कितना पे करना है, दैट विल बी नथिंग बट अ असेसमेंट थिंग. सो असेसमेंट इज द प्रोसीजर ऑफ क्वांटिफाइंग द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी. हमने ये भी निकाल लिया कि हमारा से एक्स अमाउंट हमको पे करना है, बट उसका पेमेंट होना भी तो ज़रूरी होता है. सो पेमेंट कैसा होगा, तो बाय वे ऑफ द कलेक्शन मैकेनिज्म होगा. दैट इज द थिंग दैट कम्स इन अ फाइनल स्टेज, दैट इज कलेक्शन और टैक्स ऑफ ड्यूटी. ये जो ड्यूटी है इसका कलेक्शन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर रीजंस की वजह से पोस्टपोन भी किया जा सकता है, एंड ये पावर दी गई है हमारे गवर्नमेंट के पास में. दे मे बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन पोस्टपोन टू अ लेटर टाइम. अब ये जो तीन हमने स्टेजेस पढ़े, इस पर से हमारे क्या ध्यान में आ जाता है कि जो कस्टम ड्यूटीज़ है उसके टुवर्ड्स जो हमारी लाइबिलिटी बनती है वो तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. द फर्स्ट वन बीइंग गुड्स, पॉइंट एंड सर्कमस्टांसेस. मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है और ऐसी कौन सी घटना है और ऐसी कौन सी जगह है जिसके बलबूते पर हम कस्टम ड्यूटी लगा रहे हैं. The second one being procedure, mechanism and organization for determining the amount of custom duty and collection thereof. इसका मतलब क्या हो गया कि हम किस तरह से उसे डिटरमाइन करेंगे और किस तरह से हम उसको कलेक्ट करेंगे. एंड लास्टली कुछ ऐसे ग्राउंड्स हो सकते हैं हमारी गवर्नमेंट के पास में बाय वे ऑफ विच वो किसी एक पर्टिकुलर आइटम के ऊपर या किसी लेवी के ऊपर एक एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर सकता है. सो ऐसे एग्जेम्पशन को भी हमको मद्देनज़र रखना होगा वाइल वी कैलकुलेट द लाइबिलिटी टुवर्ड्स कस्टम्स ड्यूटी. यहाँ पर हमको नीचे कुछ पैराग्राफ के फॉर्मेट में दिख रहा है, तो ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि कस्टम ड्यूटी जो है वो गुड्स पर लगती है और पर्सन पर नहीं लगती. एंड इसी बेसिस को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 12 को इन्होंने फ्रेम किया है. सेक्शन 12 हमें क्या बोलता है ये हम लोग देखेंगे. सेक्शन 12 ये हमारा चार्जिंग सेक्शन है और ये बोलता है कि कस्टम की सारी ड्यूटीज़ कस्टम्स टैरिफ एक्ट के अंदर दिए हुए रेट्स के हिसाब से लगेगी, या फिर कोई भी एक्ट जो उस टाइम पर फोर्स पर होगा उस पर लगेगी. किस पर लगेगी? गुड्स इम्पोर्टेड इनटू एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. मतलब हम इंडिया के अंदर जो गुड्स इम्पोर्ट करेंगे और इंडिया के बाहर जो गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे उनके ऊपर ये ड्यूटी लगा दी जाएगी. अब इन्होंने सबसेक्शन 2 के अंदर ये बोला है कि जो भी हमारी कस्टम ड्यूटी होगी वो उसी तरह नॉन गवर्नमेंट गुड्स पर जिस तरह लगती है उसी तरह गवर्नमेंट गुड्स पर भी लगेगी. इसका मतलब गवर्नमेंट ने अगर कुछ इंपोर्ट किया हुआ है तो उनको कोई खास वहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलने वाला है. दे आर गोइंग टू पे द सेम वे in which a commoner will pay. But यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर बाय वे ऑफ स्पेसिफिक नोटिफिकेशन एंड कुछ कंडीशंस को कंप्लाई करने के बाद में इनके जो इंपोर्ट्स होते हैं उसको फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, जिनके एग्जांपल्स दिए हैं. इंपोर्ट्स बाय इंडियन नेवी, then specific equipments required by police, Ministry of Defense, Coastal Guard, etc. So as you can see, these are quite confidential in nature and ये by way of defense important हो जाता है हमारे लिए कि हम इन चीज़ों को import करें to build up our security of the nation. So that's why we are आई मीन इन द सेंस जो हमारी गवर्नमेंट है, जिस किसी को भी हमने इलेक्ट किया हुआ है, वो यहाँ पर इन चीज़ों को बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन एग्जाम कर देती है. तो यहाँ पर हमको नीचे एज सच इन्होंने क्या दिया हुआ है, पॉइंट्स के अंदर ऊपर के सेक्शन को समराइज़ करने की कोशिश की है.
जो बोलता है कस्टम ड्यूटी लगेगी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे। सो टैक्सेबल इवेंट हो जाता है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। उसके बाद में जो हमारी लेवी है दैट विल बी सब्जेक्ट टू अदर सेक्शंस, मतलब अदर सेक्शंस को भी हमको ध्यान में रखना है, जो सेक्शंस हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दैट इज सेक्शन 13, सेक्शन 22 एंड सेक्शन 23, जो हम आगे आराम से पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमको डिटेल में देखना है कि उसके अंदर क्या होता है। सो फॉर नाउ लेट्स अज्यूम दैट ये हम आगे देखने वाले हैं। और किस रेट पर लगेगी, तो कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर जो रेट लगा हुआ है उस पर लगेगी, और गवर्नमेंट गुड्स को कोई खास इन्होंने बेनिफिट नहीं दिया है। दे विल बी एट पार विद द नॉन गवर्नमेंटल गुड्स। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, जिसके इन एनालिसिस ऑफ द सेक्शन 12, मतलब सेक्शन 12 को हम अच्छे से देखने वाले हैं। सो चार्ज ऑफ गुड्स हमने देख लिया, टैक्सेबल इवेंट हमने देख लिया, बट टैक्सेबल इवेंट जब हम बात कर रहे थे तो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कब होता है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हमारे लिए क्रिएट कर रहा था, क्योंकि हमारा इंपोर्ट का डेफिनेशन क्या बोलता है कि टेरिटोरियल वाटर में भी आ गए अगर कोई गुड्स तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्ट। बट अगर कोई वेसल है जो सिर्फ टेरिटोरियल वाटर से क्रॉस होकर गया है तो उसके लिए तो ये नुकसान वाली बात हो जाएगी ना। सो फॉर दिस पर्पस यहाँ पर हमको थोड़ा सा और क्लैरिटी की ज़रूरत थी। अब क्लैरिटी कब आई, जब कुछ केसेस हुए एंड उसके बाद में हमारे समझ में आया कि हमको एग्जैक्टली टैक्सेबल इवेंट कैसे डिटरमाइन करना है। तो अगर गुड्स हमारे होम कंजम्पशन के लिए हम क्लियर कर रहे हैं तो ऐसे केस में जो हमारी लाइबिलिटी है वो तभी शुरू हो जाएगी जब उन गुड्स ने टेरिटोरियल वाटर्स को क्रॉस कर दिया है। बट जो पेमेंट करने का उसकी बारी आएगी, दैट इज़ असेसमेंट पार्ट, तो वो कब हो जाएगा, जब वो गुड्स हमारे कंट्री के जो मास ऑफ गुड्स है उसका एक पार्ट बन जाएंगे। इन शॉर्ट, जब टेरिटोरियल वाटर्स क्रॉस हो जाएंगे देन दैट विल बी द बिगिनिंग ऑफ द टैक्सेबल इवेंट, एंड जब बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल हो जाएगा दैट विल बी आवर प्रॉपर पॉइंट एट विच वी कैन से दैट इम्पोर्ट हैज़ बीन मेड। सो ये कहाँ दिखाया गया है, इन द केस गार्डन सिल्क मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1999, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट केस लॉ। ये हम पेपर में भी कोट करते हैं। अब इसके बाद में दूसरी चीज़ होती है कि यार डायरेक्टली हमने गुड्स मंगवा लिए और हमने मास ऑफ गुड्स में रखा नहीं, बट उसको वेयर हाउस में रखा हुआ है। सो ऐसे केस के अंदर जो हमारे गुड्स रहेंगे उनका वो जब हमारे कंट्री के मास ऑफ गुड्स का एक हिस्सा बन जाएंगे उस टाइम पर हम मान लेंगे कि इंपोर्ट हो चुका है। सो व्हेन दिस पर्टिकुलर थिंग विल हैपन, जब बिल ऑफ एंट्री तो हमारा फाइल हो गया होगा इन द अबाउ केस, बट यहाँ पे जब हमारे गुड्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल रहेंगे दैट विल बी द मोमेंट व्हेन द टैक्सेबल इवेंट विल बी कंसिडर्ड। ये कहाँ दिया गया है, इन द केस केरन स्पिनिंग मिल्स वर्सेस कलेक्टर ऑफ कस्टम्स 1999। नाउ वी गो फॉर एक्सपोर्ट्स। इम्पोर्ट्स की तो बात कर ली भैया, आप एक्सपोर्ट्स की भी बात कर लो कुछ। तो एक्सपोर्ट कब बोलेंगे हम लोग, कंप्लीट हो गया है कि जिस मोमेंट पर हमारे टेरिटोरियल वाटर्स क्रॉस हो गए उस मोमेंट पर एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा। अब नेक्स्ट जो मुद्दा हमारे सामने आता है दैट इज़ रिलेटेड टू डिस्टिंक्शन बिटवीन क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन एंड क्लियरेंस फॉर वेयर हाउसिंग। सो सिंपल सा सिनेरियो सोचो, अगर मैं इंपोर्टर हूँ और मैं अपने गुड्स इंपोर्ट करने के बाद में डायरेक्टली ड्यूटी पे कर देती हूँ एंड फिर बाद में मैं अपने गुड्स को फ्रीली कहीं भी यूटिलाइज़ कर सकती हूँ, तो ये क्या हो गया, ये जो मुझे क्लियरेंस मिला है दैट इज़ क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। वेयर एज अगर मैंने अपने गुड्स को क्लियर नहीं करवाया और मैंने बोला यार इसकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं, बाद में है, आप वेयर हाउस में रखो, बाद में मैं जब ज़रूरत पड़ेगी तब अपने गुड्स क्लियर करवा लूँगी, सो दैट विल बी नथिंग बट क्लियरेंस फॉर वेयर हाउसिंग। अब ऐसे केस के अंदर गवर्नमेंट का तो नुकसान हो जाएगा, तो गवर्नमेंट चुपचाप भला क्यों बैठेगी, राइट। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, ठीक है हम तुझे ना गुड्स का क्लियरेंस बाद में दे देंगे, बट अभी के लिए जितना तेरी लाइबिलिटी बनती है उतने का 3 टाइम का बॉन्ड हमको एग्जीक्यूट कर कर दे दे। सो जो इम्पोर्टर होगा वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करके देगा एंड बाद में जो भी इंटरेस्ट, रेंट या चार्जेस होंगे फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स वो इम्पोर्टर पे कर देगा अलॉन्ग विद द टोटल अमाउंट दैट ही वॉज लाइबल टू पे। सो दिस इज अबाउट क्लियरेंस फॉर वेयर हाउसिंग, एज सिंपल एज दैट। नाउ एज वी मूव अहेड हमारे सामने एक और कॉन्सेप्ट आता है दैट इज़ रिलेटेड टू ड्यूटी लाइबिलिटी इन सर्टन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। सो यहाँ पर ये किस बारे में बात कर रहा है कि कुछ ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसके अंदर हमको ड्यूटी लाइबिलिटी को एसेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके अंदर इन्होंने फर्स्ट दिया हुआ है री इम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 20। सो बेसिकली हमको यहाँ समझना होगा कि री इम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स होता क्या है।
सपोज़ मैंने कुछ गुड्स एक्सपोर्ट किए थे एंड ड्यू टू सम रीजंस मैंने उन्हें फिर से इंपोर्ट करवा लिया, सो दैट विल बी नथिंग बट द केस ऑफ री इम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स। सेक्शन 20 क्या बोलता है, अगर आपने गुड्स इंपोर्ट करवाए हैं फिर से इंडिया के अंदर आफ्टर इट्स एक्सपोर्टेशन, तो ऐसे गुड्स के ऊपर ड्यूटी लगेगी। अब आप बोलोगे ड्यूटी लगेगी, ये तो तूने बोल दिया प्रिया, बट ये ड्यूटी लगेगी कैसे? तो ये बोलते हैं कि हम लोग ये ड्यूटी लगाएंगे सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस जो कि एप्लीकेबल होता है गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड वैल्यू पर। तो उस पर जिस तरह से हमने ड्यूटी लगाई है उसी तरह से इन गुड्स पर भी हम ड्यूटी लगाएंगे। इनके रिगार्ड्स में कुछ कंसेशंस भी दिए गए। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, ये जो कंसेशंस है ये कैसे आए और कहाँ से आए। तो ये कंसेशंस हमें दिए गए हैं बाय वे ऑफ नोटिफिकेशंस। अब इन नोटिफिकेशंस के अंदर पहला कंसेशन जो हमें दिया गया है दैट इज़ इन रिलेशन टू ड्यूटी पेएबल अगेंस्ट गुड्स दैट हैव बीन री इम्पोर्टेड अंडर ड्यूटी ड्रॉबैक एंड एक्सपोर्टेड फॉर रिपेयर्स एक्सेट्रा। तो अभी ये क्या बोलते हैं कि अगर आपके कोई भी गुड्स ऐसे थे जो आपने एक्सपोर्ट करवाए थे अंडर ड्यूटी ड्रॉबैक की कोई स्कीम थी उसके, या फिर आपने रिफ़ंड क्लेम किया हुआ है टुवर्ड्स इंटीग्रेटेड टैक्स पेड फॉर एक्सपोर्ट, या फिर आपके पास में जो एक्सपोर्ट था उसके अंदर आपने एक बॉन्ड एग्जीक्यूट किया हुआ है और इंटीग्रेटेड टैक्स आपने नहीं पे किया है, तो ऐसे केस के अंदर आपको जो इंसेंटिव मिला था ना बाय द एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्टेशन ऑफ दोज गुड्स, उसका अमाउंट आपकी इम्पोर्ट ड्यूटी बन जाएगी। अब आगे इनके अलावा अगर एक सिनेरियो यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है दैट इज़ रिलेटेड टू अगर आपने गुड्स एक्सपोर्ट करवाए हैं अंडर ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम जैसे DEEC एडवांस ऑथराइजेशन DFIA या फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम के अंदर, तो ऐसे केस में आपका जो इम्पोर्ट लाइबिलिटी बनता है दैट इज़ नथिंग बट द अमाउंट ऑफ IGST एंड कंपनसेशन सेस जो आपने इम्पोर्टेशन के टाइम पे लगना चाहिए था, दैट इज़ लेविएबल एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। जो पहले वाला पॉइंट था वो कब था, एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट, ये कब का है, दैट इज़ रिलेटेड टू इम्पोर्ट टाइमिंग। सो ये एक छोटी सी चीज़ हमको ध्यान में रखनी है, अगर कोई एग्जम्पशन स्कीम है देन IGST एंड कंपनसेशन सेस ये एक फिक्स्ड रहेगा, बट अदर दैन दैट कोई चीज़ आ जाती है देन इन दैट केस एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो भी हमको इंसेंटिव अवेल किया हुआ है दैट विल बी आवर इम्पोर्ट लाइबिलिटी। अब ये तो हो गया एज रिगार्ड्स टू गुड्स जो हमने एक्सपोर्ट करके फिर से री इम्पोर्ट करवाए, बट ऐसा हो सकता है क्या कि हमने जो एक्सपोर्ट किया था दैट वाज फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर्स, और अगर हमने गुड्स रिपेयर्स के लिए बाहर भेजे और हमारे गुड्स रिपेयर होकर आए तो यहाँ पर हमारी लाइबिलिटी क्या बनती है, तो यहाँ पर हमारी लाइबिलिटी वो बनेगी जो भी हमारे रिपेयर्स हुए जिसकी वजह से हमारी जो वैल्यू है इम्पोर्टेड गुड्स की वो बढ़ जाती है, तो उसके ऊपर जो भी ड्यूटी हमारी लगनी थी दैट विल बी आवर ड्यूटी पेएबल टुवर्ड्स दोज गुड्स एंड दिस वुड इंक्लूड इंश्योरेंस एंड फ्रेट चार्जेस ऑन बोथ दी वेज। मतलब हम जब उसको एक्सपोर्ट करवा रहे हैं और उसको इंपोर्ट करवा रहे हैं उस टाइम पे जो भी हमने फ्रेट चार्जेस या फिर इंश्योरेंस पे किया हुआ है दैट वुड बी इंक्लूसिव। अब इसके बाद में ऐसी सिचुएशन हो सकती है क्या कि गुड्स हमने री इम्पोर्ट करवाए बट वो रिपेयर्स के लिए नहीं थे एंड वो जनरल पर्पस रिटर्न भी नहीं था, तो ऐसे केस के अंदर जो हमारी इम्पोर्ट लाइबिलिटी बनेगी दैट विल बी निल। सो ये यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हमें बताई गई थी। अब ये सब कुछ करने के लिए हमको कुछ कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करना होगा जो कि यहाँ हमें दी जा चुकी है। द फर्स्ट वन इज़ गिवन एज टाइम लिमिट फॉर री इम्पोर्टेशन। तो री इम्पोर्टेशन का टाइम लिमिट इन्होंने 3 years बताया हुआ है जिसको हम आगे 2 साल तक और एक्सटेंड करवा सकते हैं। सो प्लीज़ यहाँ पर आप लोग एक काम कर लो, इसको अंडरलाइन कर लो, द टाइम लिमिट फॉर री इम्पोर्टेशन इज़ 3 years एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 2 years। अगर गुड्स हमने एक्सपोर्ट करवाए हैं अंडर DECC एडवांस ऑथराइजेशन DFIA EPCG और ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम, तो ऐसे केस में जो हमारा पीरियड रहेगा दैट विल बी द टाइम लिमिट इज़ 1 year विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू अ फर्दर ऑफ 1 year। तो मतलब हमारे पास टोटल इस कंडीशन में कितना पीरियड हो जाता है दैट इज़ 2 years। तो जनरल री इम्पोर्टेशन के लिए हमारे पास में 3 + 2 = 5 years होते हैं, एंड अगर हमने किसी स्कीम के अंदर इम्पोर्ट करवाया है जो चैप्टर 3 के अंदर ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में दिया हुआ है देन इन दैट केस आवर टाइम लिमिट विल बी 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 years। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है
सेम गुड्स होने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जो हमने गुड्स एक्सपोर्ट करवाए थे वही हमने री इम्पोर्ट करने चाहिए। अगर वो हमने सेम गुड्स री इम्पोर्ट नहीं करवाए देन दैट वोंट बी अ री इम्पोर्टेशन, राइट, देयर दैट वुड बी एन इम्पोर्ट ऑफ फ्रेश गुड्स। सो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि सेम गुड्स हमारे होने चाहिए। अब इसके बाद ये बोलता है दैट शुड बी नो चेंज इन ओनरशिप। जो ओनरशिप है हमारे गुड्स की वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये किस बारे में बात करें, सीरियल नंबर 2 के बारे में बात करें। सीरियल नंबर 2 में क्या था कि जो गुड्स हमने भेजे थे फॉर द पर्पज़ ऑफ रिपेयर्स, जो हमने रिपेयर्स के लिए गुड्स भेजे थे उसकी ओनरशिप हमारे पास में ही होनी चाहिए, ओनरशिप नहीं बदलनी चाहिए। सो ओनरशिप ऑफ द गुड्स शुड नॉट हैव चेंज्ड। ये हमारा एक कंडीशन आ जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। अब इसके अंदर यहाँ क्या बोलते हैं ये लोग कि ये कंसेशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे कुछ सिनेरियोज में। अब वो कौन से सिनेरियोज है देखते हैं। अगर हमारे री इम्पोर्टेड गुड्स एक्सपोर्ट किए गए हैं 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग से या फिर एक यूनिट जो फ्री ट्रेड जोन में था उनसे, तो इन दैट केस हम लोग कंसेशन नहीं देंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको वहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको पे करना ही पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि री इम्पोर्टेड गुड्स अगर एक्सपोर्ट किए गए थे फ्रॉम अ पब्लिक और प्राइवेट वेयर हाउस, तो ऐसे केस के अंदर हम लोगों को कंसेशन नहीं मिलेगा। एंड वन मोर थिंग, जो री इम्पोर्टेड गुड्स थे वो 4th शेड्यूल ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट के अंदर आते हैं। ये जो 4th शेड्यूल है सेंट्रल एक्साइज एक्ट का, इसके अंदर टोबैको प्रोडक्ट्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि ये जो चीज़ें दी गई है ना, इसके अंदर एक पैटर्न आ जाता है। 100% जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग है इसको हम कंसेशन क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि जब इसको हमने 100% कंसेशन ऑलरेडी दिया हुआ था तो इसका मतलब ये हो गया कि इसने एक्सपोर्ट ड्यूटी पे ही नहीं की होगी, राइट। अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी पे ही नहीं की है तो हम इम्पोर्ट के ऊपर उसको बेनिफिट भला क्यों देंगे। लेटर ऑन जब पब्लिक प्राइवेट वेयर हाउस की बात आती है तो वेयर हाउसिंग से रिलेटेड हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि काफ़ी ज़्यादा इसके वेयर हाउसेज जो है वो हमारे कंट्री में बने। एंड इसीलिए अगर री इम्पोर्टेड गुड्स किसी वेयर हाउस पब्लिक या प्राइवेट वेयर हाउस से निकले थे, सो इन दैट केस उनको ये बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इसके बाद में आ जाता है टोबैको प्रोडक्ट्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो अगर टोबैको और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, सो एज यू कैन सी दैट टोबैको इज़ नॉट रियली गुड, तो इसको भला बेनिफिट क्यों देंगे हम। एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी हम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लगा देते हैं, और अगर हम एडिशनल इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएंगे तो पेट्रोल के सभी को पता है कि प्राइसेस कैसे चल रहे हैं, सो प्राइसेस और हाइक होने के चांसेस हो जाएंगे। दैट्स व्हाट आई बिलीव द रीज़न टू बी फॉर इंक्लूडिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन दी नॉन एप्लीकेबिलिटी लिस्ट। सो इसीलिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर भी हम लोग कंसेशन नहीं देते। अब जो हमारा ये कंसेशन था इसके एप्लीकेबिलिटी में दो जगह थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। द फर्स्ट वन बीइंग जनरल एक्सपोर्टेशन फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीबिशन और कंसाइनमेंट, एंड द सेकेंड वन बीइंग जो हमने एक्सपोर्ट किए हुए थे टू रिलेटेड पार्टीज और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन्स और प्रिंसिपल्स और एजेंट्स एज द केस में बी फॉर पार्टिसिपेशन इन एग्जीबिशन और कंसाइनमेंट बेसिस। मतलब इन शॉर्ट पहले हम डायरेक्टली भेज दे रहे थे एंड सेकेंडली हम लोगों ने किसी और पर्सन को ये गुड्स दिए हैं फॉर द पर्पज ऑफ एग्जिबिटिंग दैम। सो ऐसे केस के अंदर ये जो हमारा नोटिफिकेशन था दैट इज़ नोटिफिकेशन 45/2017 और रिलेटेड टू कंसेशन, ये अप्लाई होता है क्या, इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। सो ऐसे केस में CBIC ने क्या बोला कि ये जो भी आपने गुड्स भेजे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्जीबिशन और कंसाइनमेंट, तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक्टिविटीज़ जो हो रही है, ये शेड्यूल 1 के अंदर एक सप्लाई को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती सेक्शन 7 के हिसाब से। क्योंकि ये सप्लाई ही नहीं है तो हम इसको ज़ीरो रेटेड सप्लाई भी नहीं बोल पाएंगे, और अगर ये ज़ीरो रेटेड सप्लाई नहीं है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम कोई लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या फिर बॉन्ड एग्जीक्यूट करें। और सिमिलरली सप्लाई नहीं है तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि जो IGST है वो लेविएबल नहीं रहेगा। सो IGST पे करने की भी ज़रूरत हमको नहीं है यहाँ पर। फर्दर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये जो एग्जाम्शन है ना, ये प्रॉपरली कहाँ अवेलेबल होगा, तो दैट विल बी फॉलोइंग अंडर द रेसिडुअरी एंट्री ऑफ द नोटिफिकेशन। तो रेसिडुअरी एंट्री में इन्होंने क्या बोला हुआ है कि री इम्पोर्ट के केस में कस्टम्स ड्यूटी, IGST, CGST, कंपनसेशन सेस, ये सब कुछ नहीं लगेगा। दैट मीन्स हमारी ये कौन सी एंट्री थी, एंट्री नंबर 3 थी, जो हमने पढ़ा था कि 1 और 2 जहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है वहाँ पर 3 एप्लीकेबल हो जाएगा, दैट इज़ गुड्स अदर देन फॉलिंग अंडर द सीरियल नंबर 1
और 2, क्योंकि यहाँ पर हमने बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं किया है, ना हमने आईजीएसटी पे किया है, ना ये कोई ड्यूटी एग्जाम्पशन स्कीम में गया है, ना ही ड्यूटी ड्रॉबैक यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा था। और ये गुड्स जो थे ये हमने कंसाइनमेंट पर भेजे थे, ना कि रिपेयर्स के लिए। सो ये हमारी जो दोनों भी पहले की एंट्रीज थी उसके अंदर फॉल नहीं हो पा रहा है। दैट इज़ वाई ये एग्जाम्पशन हमको अवेलेबल हो जाता है अंडर नोटिफिकेशन की जो रेसिडुअल एंट्री थी उसके अंदर। अब ये आगे बोलते हैं कि ये जो चीज़ है ना ये तब भी एप्लीकेबल हो जाएगी जब हम अपने रिलेटेड पर्सनस या डिस्टिंक्ट पर्सनस को ये गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ पार्टिसिपेशन इन एग्जीबिशन या कंसाइनमेंट बेसिस। बट यहाँ पर इन्होंने हमको कंडीशन प्रोवाइड की हुई है। द कंडीशन बीइंग कि ये जो गुड्स है ये हम 6 जो डिलीवरी चलन हमने बनाया था उसके 6 महीने के अंदर अंदर हमारे पास रीइम्पोर्ट हो जाना चाहिए। सो दिस वाज द कंडीशन गिवन। सो बिफोर कंसिडरिंग द नेक्स्ट एग्जाम्पशन, सबसे पहले ना हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारे गुड्स का हम वैल्यू बढ़ने की बात कर रहे थे इन केस ऑफ रिपेयर्स, अगर उसके अंदर वैल्यू घट जाती है तो क्या होता है। सो दिस इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 1.17 in the module, and in the new module it is on page number 1.16 as you can see. So यहाँ पर ये लोग क्या बोलते हैं बाय वे ऑफ नोट कि अगर हमारे गुड्स हमने रिपेयर के लिए भेजे और हमारे जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं उनके अंदर कोई लॉस नज़र आता है तो ऐसे केस में उस लॉस को हम टोटली एग्जम्प्ट कर देंगे फॉर द पर्पज ऑफ कस्टम ड्यूटीज़, प्रोवाइडेड दैट जो हमारा असिस्टेंट या डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स होगा वो सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। एग्जम्पशन तब भी अवेलेबल रहेगा जो क्वांटिटी हमने रीइम्पोर्ट की वो कम थी, जब तक हमारा जो गुड्स थे उसके नेचर और वैरायटी सेम है। अगर नेचर और वैरायटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो इन दैट केस ये एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होगा। सो इन्हीं रिपेयर्स से रिलेटेड हमको एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, तो इस इलस्ट्रेशन को इट वुड बी बेटर कि हम यहीं पर पढ़ लेते हैं बिकॉज ये जो इलस्ट्रेशन है ये हमको क्लैरिफाई करेगा कि हमें कॉस्ट को किस तरह से ट्रीट करना है। सो इलस्ट्रेशन में क्या बोलते हैं ये लोग कि एक मशीन थी जो हमने ओरिजिनली इंपोर्ट करवाई थी जापान से फॉर 2,50,000 इन जुलाई, और उससे रिलेटेड जो भी कस्टम ड्यूटीज़ थी वो हमने पे कर दी थी। हमने उसी मशीन को रिपेयर्स के लिए दिसंबर में फिर से जापान भेजा और उसको रीइम्पोर्ट किया विदाउट एनी रीमैन्युफैक्चरिंग और रिवर्क प्रोसेसिंग इन अक्टूबर नेक्स्ट ईयर आफ्टर रिपेयर्स। मतलब अगले साल हमने रिपेयर्स करवाने के बाद में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं की या रीप्रोसेसिंग नहीं की, सिर्फ रिपेयर करवा के अक्टूबर में फिर से मंगवा लिया है। अब मशीन जो थी वो वारंटी पीरियड के अंदर थी, इसीलिए जो रिपेयर्स थे वो हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट हुए। बट अगर ये वारंटी पीरियड में नहीं आता तो ऐसे केस में जो भी रिपेयर्स हुए उसका कॉस्ट कितना था, दैट वॉज ₹9 lakhs, तो इतना उसका फेयर कॉस्ट था। एंड इससे रिलेटेड जो एक्चुअल इंश्योरेंस और फ्रेट चार्जेस थे दे वर ₹3 lakhs। अब आगे हमें इन्होंने बताया है कि हमारी जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है दैट वाज 10% एंड इंटीग्रेटेड टैक्स इज़ 12%। तो इससे हमें ध्यान में आ जाता है कि हमको यहाँ पर इनको बताना है कि कस्टम ड्यूटी कैसे लगा रहे हैं हम लोग। अब इन्होंने बोला है कि हमको क्या इग्नोर करना है, कंपनसेशन सेस इग्नोर करना है और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस को भी इग्नोर करना है। अब क्वेश्चन इन्होंने फाइनली हमको पूछा है, क्या पूछा है कि वी हैव टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी पेएबल इफ एनी ऑन रीइम्पोर्ट ऑफ द मशीन आफ्टर रिपेयर्स द ओनरशिप ऑफ द मशीन हैज़ नॉट बीन चेंज ड्यूरिंग द पीरियड। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हमारी मशीन की ओनरशिप बदली नहीं है। मशीन की अगर ओनरशिप बदल जाती तो यहाँ पर ये जो हमको एग्जाम्पशन मिल रहा है वो नहीं मिलता था। सो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग एग्जाम्पशन अवेल कर सकते हैं। अब इन्होंने बाय वे ऑफ नोट क्या बताया है कि जो हमारा इम्पोर्टर है दैट इज़ हम लोग खुद ये लोग चाहते हैं कि एग्जाम्पशन अवेल करना है फॉर द एक्सपोर्ट दे हैव मेड एंड री इम्पोर्टेशन दे हैव डन इन रिगार्ड्स टू द रिपेयर्स। सो अब इसका कस्टम ड्यूटी कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। सो वाइल राइटिंग द आंसर हमारा बेसिक काम क्या बनता है कि हमको उनको प्रोविजन भी देना है और उनको कैलकुलेशंस भी बताने हैं। तो सबसे पहले लेट्स बिगिन विद द प्रोविजन पार्ट कि प्रोविजन कैसे बताएंगे हम लोग। तो सिंपल सी बात है, नोटिफिकेशन के थ्रू हमारे सामने ये चीज़ आई थी कि हमको एग्जाम्पशन कब मिलेगा कि जब हमारे जो गुड्स है वो इम्पोर्टेशन के लिए जो हमने उसका रीइम्पोर्टेशन करवाया था, बट किस लिए हमने उसको एक्सपोर्ट करवाया था, फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयर्स। तो ऐसे केस में हमारा जो ड्यूटी पेएबल रहेगा विल बी द अमाउंट of the customs that would be leviable if the value of reimported goods after repairs were made up of the fair cost of repairs carried out including cost of materials used in repairs। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो फेयर कॉस्ट हमारे रिपेयर्स का रहेगा वो हमारे वैल्यू एडिशन का पार्ट है, राइट। सो उस वैल्यू के ऊपर हम लोग हमारा जो भी कस्टम है वो ड्यूटी लगाएंगे।
अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस को हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वो कौन सी कंडीशंस है ये भी हमको मेंशन करनी पड़ेगी कि जो री इम्पोर्ट है वो 3 ईयर्स के अंदर होना चाहिए, फर्दर एक्सटेंडेबल अप टू 2 ईयर्स, और जो गुड्स है वो सेम होने चाहिए, ओनरशिप चेंज नहीं होनी चाहिए। तो यहीं पर बाय वे ऑफ पॉइंट्स हम लोग ये चीज़ भी लिख देंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे सिनेरियो में ये सारे कंडीशंस फिट होते हैं क्या। तो हमें क्या दिख रहा है कि हमारे जो फेयर कॉस्ट है वो हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास इंश्योरेंस और फ्रेट चार्जेस भी अवेलेबल है। हमको ये नज़र आ रहा है कि जो हमारे गुड्स है वो जल्दी से हमारे पास वापस आ गए, दैट इज़ विद इन 3 ईयर्स वापस आ गए। इनफैक्ट हमको जो दिखने में आ रहा है दैट इज़ गुड्स हमारे 10 मंथ्स में ही वापस आ चुके हैं यहाँ पर। एंड फर्दर जो हमारे गुड्स है, इम्पोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्टेड गुड्स दोनों सेम है, इनके अंदर कुछ फ़र्क नहीं है, और इवन हमारी ओनरशिप भी बदली नहीं है। सो सारी की सारी कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है। और क्योंकि हमारे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, हम जो हमारे पास में जो भी एग्जाम्पशन अवेलेबल है ये हम लोग अवेल कर सकते हैं। तो अभी इस केस के अंदर हम लोग कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करेंगे। तो कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, हमारी जो फेयर कॉस्ट है जो यहाँ पे हमको दी गई है टू बी ₹9 lakhs, एज यू कैन सी ओवर हियर दिस इज ₹9 lakhs, एंड द इंश्योरेंस एंड फ्रेट चार्जेस आर ऑल्सो गिवन टू बी ₹3 lakhs। सो इन दोनों चीज़ों को हम लोग ऐड कर लेंगे विच वुड गिव अस अ टोटल अमाउंट ऑफ ₹12 lakhs। सो 12 lakhs के ऊपर हमको ड्यूटी लगानी है। हमारा BCD जो है दैट इज़ बेसिक कस्टम्स ड्यूटी का रेट हमको दिया हुआ है 10%। सो 10% हम लोग डायरेक्टली इसके ऊपर ड्यूटी लगा देंगे, दैट इज़ 12 लाख, बट 10% हमारा हो जाएगा 1,20,000। अभी सिंपल सी बात है, अगर हम बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा रहे हैं तो उसके साथ में हम लोग यूजुअली सोशल वेलफेयर सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10% लगाते हैं। अब ये जो 10% का सरचार्ज है वो किस पर लगता है, तो हमारी जो बेसिक कस्टम ड्यूटी थी ना इसके ऊपर हम लोग लगा लेंगे। सो हमारे पास हमारी बेसिक कस्टम ड्यूटी वॉज 1,20,000। सो 1,20,000 का 10% हो गया 12,000, तो इतना हो गया हमारा सोशल वेलफेयर सरचार्ज। तो अभी IGST कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में एक वैल्यू आ गई। सो वैल्यू क्या आई, 12 लाख प्लस बेसिक कस्टम्स ड्यूटी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज। तो फिर ये हो गया 12 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 12,000। सो ये अमाउंट हो गई 13,32,000। सो ये 13,32,000 ये हमारे लिए फॉर वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स है। और इंटीग्रेटेड टैक्स का इन्होंने रेट क्या दिया हुआ है, हमको 12% दिया हुआ है। सो जो हमारा अमाउंट था दैट इज़ 13,32,000, इसका हम लोग 12% कैलकुलेट कर लेंगे विच वुड कम टू 159,840। तो ये 159,840 ये भी हमको उनको पे करना है। सो बेसिकली हम यहाँ पर क्या क्या पे करने वाले हैं एज अ पार्ट ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड इंटीग्रेटेड टैक्स। सो दैट विल बी आवर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी ऑफ ₹1,20,000, सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऑफ 12,000 एंड इंटीग्रेटेड टैक्स ऑफ ₹1,59,840। इन तीनों को समअप करने के बाद में वी कम अप टू अ वैल्यू ऑफ 2,91,840, जो कि होगा हमारा टोटल ड्यूटी पेबल। Here's our answer. So let's check out कि ये आंसर सही है या नहीं है। सो एज यू कैन सी यहाँ पर इन्होंने प्रोविज़न दिया हुआ है, हमको इसी तरह से प्रोविज़न को पॉइंट्स के अंदर लिखना है। मोर ओवर बेटर रहेगा हम और थोड़ा उसको प्रिसाइज करके लिख दे, सो दैट जो बेसिक वर्ड्स उनको चाहिए वो उनके पास में हो, एंड फिर बाद में हम लोग बाय वे ऑफ शेड्यूल ये सब कुछ इनके सामने रख देंगे। सो एज यू कैन सी यहाँ पे वैल्यू ऑफ री इम्पोर्टेड मटेरियल्स आफ्टर एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल ₹9 लाख एंड 3 लाख टूवर्ड्स इंश्योरेंस एंड फ्रेट चार्जेस 12 लाख इन्होंने लिया है। उसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी एट द रेट ऑफ 10% चार्ज की है, एंड सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी चार्ज किया हुआ है। फिर कैलकुलेट किया इन्होंने इन सबको ऐड करके वैल्यू फॉर कंप्यूटिंग इंटीग्रेटेड टैक्स, एंड इसके ऊपर इंटीग्रेटेड टैक्स एट द रेट ऑफ 12% लगाया, एंड बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज और इंटीग्रेटेड टैक्स ऐड करके टोटल टैक्स पेबल इन्होंने कैलकुलेट किया है, विच एग्जैक्टली मैचेस टू आवर आंसर। अब जब हमारा ये पोर्शन खत्म हो चुका है, विल मूव फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट एग्जाम्पशन अवेलेबल। सो एग्जाम्पशन किस रिलेटेड अवेलेबल है, इट इज़ अवेलेबल इन रिस्पेक्ट टू री-इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और पार्ट्स thereof फॉर रिपेयर्स, रिकंडीशनिंग, रीप्रोसेसिंग, रीमेकिंग और सिमिलर अदर प्रोसेस। तो ये क्या बोलते हैं हमको कि अगर हमारे गुड्स हमने इंडिया में मैन्युफैक्चर करवाए हैं और री-इम्पोर्ट करवाया फॉर द पर्पज़ ऑफ रिपेयर्स या रिकंडीशनिंग स्पेसिफाइड गुड्स के अलावा, तो इन दैट केस अगर ये हमारा टाइम लिमिट फॉर री-इम्पोर्टेशन 3 साल के अंदर अंदर हो जाता है, और नेपाल के केस में ये टाइम लिमिट 10 साल के अंदर हो जाता है, तो ऐसे केस में हमारा जो एग्जेम्पशन है फ्रॉम ड्यूटी वो हमको मिल जाएगा। इसके अलावा
इन्होंने एक और चीज़ बताई है कि गुड्स अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए और री इम्पोर्ट करवाया गया फॉर द पर्पस ऑफ रीप्रोसेसिंग, रिफाइनिंग, रीमेकिंग या सिमिलर प्रोसेस, तो ऐसे केस में 1 साल के अंदर अंदर हमारा री इम्पोर्टेशन हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्टेशन। अब इन्होंने कुछ एडिशनल कंडीशंस भी दी हुई है कि ये सेटिस्फाई होने के बाद ही हमको ये जो बेनिफिट है वो मिलेगा, अदरवाइज हमको ये एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। सो सबसे पहली चीज़ तो सिंपल सी बात है कि जो गुड्स है वो वही है या नहीं है, ये हमको सेटिस्फाई करना होगा असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर को, विच इज़ गिवन इन पॉइंट बी एज यू कैन सी ओवर हियर। इस पॉइंट बी के अंदर इन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद में जब हमने इंपोर्ट किया हुआ था गुड्स को, उस टाइम पर इंपोर्टर ने बॉन्ड एग्जीक्यूट करके देना चाहिए हमको। फर्दर एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर हमने गुड्स फॉर किसी एक पर्पस के लिए री इम्पोर्ट करवाए हैं और फिर से हमको एक्सपोर्ट करवाने हैं, तो जो हमारा एक्सपोर्ट है वो 6 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अगर हम 6 महीने के अंदर अंदर गुड्स को री एक्सपोर्ट नहीं करवाते हैं तो इन दैट केस हमको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। अब 6 महीने के ऊपर हमको कुछ एक्स्ट्रा पीरियड मिल सकता है क्या? ऑफ कोर्स मिल सकता है। दैट एक्सटेंडेबल पीरियड टिल 1 ईयर इन्होंने बोला हुआ है, विच मीन्स हमको 6 महीने मिलेंगे और एक्सटेंडेबल पीरियड और 6 महीने मिलकर टोटल 1 ईयर होगा। इसको हमको ऐसे इंटरप्रेट करना है, नॉट 6 months plus 1 year is equals to 1.5 years, नो, बिग नो, इट इज 6 months plus 6 months is equals to 1 year। तो मैक्सिमम 1 साल तक का हमको लिमिट मिल सकता है। सो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद ही हमको ये एग्जाम्पशन अवेल करने मिलेगा, अदरवाइज ये एग्जाम्पशन हमें अवेल करने नहीं मिलेगा। Now let's move forward to section 21 that talks about goods, derelict, wreck, etc. तो इस सेक्शन के अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स है जो हमको पहले समझना ज़रूरी है, सो दैट हम इस सेक्शन को अच्छे से समझ लें। द फर्स्ट वन बीइंग डेरेलिक्ट। सो डेरेलिक्ट मतलब एक कोई भी वेसल या कार्गो जो हमने समंदर में इस आशा के साथ छोड़ दिया कि इसकी रिकवरी के कोई चांसेस नहीं है, मतलब ये शिप पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, अब इसको कोई चांस नहीं है कि हम इसको रिपेयर करवा के ठीक कर सके, सो इसलिए हमने उसको समंदर के अंदर छोड़ दिया। द नेक्स्ट वन बीइंग जेटसम। जेटसम मतलब कुछ ऐसे गुड्स जो चलती शिप के अंदर थे, बट अगर वो गुड्स शिप के अंदर रहते तो शिप डूब जाती, तो इसलिए हमने जो गुड्स थे वो शिप के अंदर से निकाल कर समुद्र में फेंक दिए या फिर हमने एयरक्राफ्ट से फेंक दिए, एज द केस में बी। सो दैट विल बी द केस ऑफ जेटसम, वो गुड्स जो हमने फेंक दिए फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग द वेसल और सेविंग द एयरक्राफ्ट। द नेक्स्ट वन इज फ्लोटसम। फ्लोटसम मतलब कुछ ऐसे गुड्स जो हमने फेंक दिए थे, वो गुड्स फ्लोट कर करके सी के किनारे पर आ गए, दे आर फ्लोटसम। इसके बाद में हमारे पास एक वर्ड आ जाता है दैट इज रेक। रेक मतलब क्या हो गया, जो हमने कार्गो या शिप या कोई भी प्रॉपर्टी थी जो छोड़ दी थी इन दी सी, इस आशा में कि ये तो कभी वापस आएगी नहीं, बट बाय वे ऑफ टाइड्स वो जो गुड्स थे या वेसल था या फिर कार्गो था, वो बाय आफ्टर डिस्ट्रक्शन समुद्र के किनारे पर आ गया, मतलब समुद्र की लहरों ने उन शिप्स को या उस पर्टिकुलर वेसल को लाकर खड़ा कर दिया हमारे समुद्र के किनारे पर। दैट विल बी गिवन अ वर्ड एज रेक। तो जो गुड्स रहेंगे, डेरेलिक्ट रहेगा, जेटसम रहेगा, फ्लोटसम रहेगा या रेक होगा, इंडिया के अंदर अगर आ जाता है तो उनको भी हम ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हम इम्पोर्टेड गुड्स को ट्रीट करते थे, बट इसके अंदर एक कंडीशन है जिसके अंदर इसको हम ड्यूटी फ्री एंटाइटल कर देंगे या ड्यूटी फ्री उनको इंडिया के अंदर एडमिट कर देंगे, जब हमारे जो प्रॉपर ऑफिसर को सेटिस्फाई हो जाएगा कि ये जो गुड्स है इसके ऊपर ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। अगर प्रॉपर ऑफिसर इसके ऊपर सेटिस्फाई हो जाता है कि ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, तो इन दैट केस इन पर ड्यूटी नहीं लगेगी और ये इम्पोर्टेड गुड्स की तरह ट्रीट नहीं होंगे, अदरवाइज इनको हम इम्पोर्टेड गुड्स की तरह ही ट्रीट करेंगे। दिस इज़ द ओनली थिंग दैट हैज़ बिन गिवन इन योर एनालिसिस पोर्शन। एज यू कैन सी कि जो ब्रॉट इनटू इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ हमने इंडिया के अंदर जो इंटेंशनली लाया इस पर सीमित नहीं है, बट डेरेलिक्ट, जेटसम, फ्लोटसम, रेक भी इसके अंदर एक पार्ट फॉर्म करता है। इनको भी हम पार पर ट्रीट करेंगे जो हमारे ट्रेड गुड्स थे उनके। तो यहाँ पर हमें इन वर्ड्स का मीनिंग दिया गया है। एंड नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन, यहाँ पे हमको इलिस्ट्रेशन में इन्होंने यही सवाल पूछा है कि हमको डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन जेटसम एंड फ्लोटसम। सो जेटसम क्या होते हैं, वो गुड्स होते हैं जो हमने जो हमारा वेसल था उसका वज़न कम करके उसको डूबने से बचाने के लिए
उसे फेंक दिया था। सो दे आर जेटसम, जो कि अबैंडन गुड्स नहीं थे, बट जेटसम जो थे वो डूब जाते थे। एंड फ्लोटसम क्या होते हैं, फ्लोटसम डूबे नहीं हैं, फ्लोटसम तैर रहे हैं और वो समंदर के अंदर फ्लोट करना कंटिन्यू कर रहे हैं। दोनों पर ड्यूटी लगेगी जब तक वो ड्यूटी फ्री एडमिट नहीं होते। ये सिंपल सा पॉइंट था, इन्होंने यहाँ पे इलस्ट्रेशन के थ्रू पूछा हुआ है। सो दैट्स वाई एक बार छोटा सा पॉइंट है बोलकर इसको एक बार हमको देख लेना है बिफोर द डे ऑफ एग्जाम, अगर टाइम हो तो। अदरवाइज व्हेन वी स्टडी इन डिटेल एक बार इसको हमको अच्छे से देख लेना है। अब आगे इन्होंने हमको कस्टम इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स 2017 ये दिए हुए हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे with the other further points given in the syllabus such as procedure, mechanism and organization for assessment of duty। ये कैसे होता है जो हमने पहले ही पढ़ा था, ये हम लोग वहाँ पे कंसिडर करेंगे along with remission, abatement and exemptions। इसके बाद में हम लोग बाकी का पोर्शन अगले वीडियो में देखेंगे wherein we will be discussing the other things in detail। So thank you for watching this video till now। समझ में आया तो लाइक करो एंड शेयर करो। थैंक यू।